नमस्कार। स्वागत और अभिवादन है आपका दिव्य नेत्र विजन पे। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। ये एनसीईआरटी कक्षा 6 का ज्योग्राफी है, क्लास 6 का ज्योग्राफी है। 5 टॉपिक इससे पहले हो चुका है। ये छठा टॉपिक है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ये 6वां टॉपिक है ना, क्लास 6 का, और छठा टॉपिक भी है। इससे पहले 5 टॉपिक हो चुका है, कुछ का प्रश्न उत्तर भी करवा चुके हैं, तो उसको भी देखिएगा। वो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे दिव्य नेत्र विजन पे। आप प्ले स्टोर में जाइएगा, तो प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी लिखा होगा, उसमें आपको दिख जाएगा। आप वहाँ से आप कर सकते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। छठा टॉपिक है, शुरू करते हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप को। क्या भाई, आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। चित्र 6.1 पहले देख लेते हैं क्या है चित्र 6.1। यहाँ ये है चित्र 6.1। आप देखें, ऐसा स्थल रूप दिखा देते हैं। ये पर्वत है, आप देखे होंगे पर्वत देखे होंगे आप। पर्वतीय शिखर भी देखेंगे, श्रृंखला रूप में पर्वत देखे होंगे, जो पश्चिम चंपारण या हिमालय के बॉर्डरी एरिया या नीलगिरी क्षेत्र गए होंगे कभी घूमने के लिए, तो वहाँ पे देखोगे उठा हुआ पर्वत के तरफ उठा हुआ, लेकिन ऊपर से समतल मैदान। पठार भी आप देखे होंगे, उसे पठार कहेंगे, झील भी कहेंगे। पानी का ये सकरा क्षेत्र होता है, समझे। पानी, स्थिर पानी यहाँ पे ठहरा होता है, ये झील कहा जाता है। ये नदी है, ये नदी, समझे। डेल्टा है ये, ऐसा प्रतिरूप आप देखे होंगे, समझे। वितरिका है, एक नदी की 2 वितरिका हो जाती है। जैसे गंगा नदी जाती है भाई, गंगा नदी कहाँ घुस चली जाती है, बांग्लादेश, लेकिन एक वितरिका हुबली नदी कलकत्ता की तरफ मुड़ जाती है, तो वही वितरिका है। तो वितरिका हो गया। सहायक नदी भी एक नदी जाती है, मुख्य नदी, और इसकी सहायक नदी भी छोटी छोटी होती है, बहुत सारी नदी। सहायक नदी की भी कुछ छोटी नदी होती है, ये भी आपने देखा होगा। मैदान देखा होगा, मैदान कहाँ सर, जहाँ खेलते हैं, हाँ वो भी मैदान है एक तरह से। जहाँ पे कृषि की जाती है उसे मैदान कहते हैं ना। मैदान मतलब सपाट भूमि जिसमें ढलान कम हो ना, खेती कर सकें, ढलान कम हो, ऐसी भूमि को मैदान कहते हैं ना जी। स्थलीय क्या है भाई, स्थलीय तट। हाँ, स्थलीय तट, ये समुद्र का स्थलीय तट है, ये तट है। प्रायद्वीप है, 3 तरफ भूमि का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप भी उत्तर दक्षिण भारत का विशाल प्रायद्वीप देखे होंगे ना जी, दक्षिण भारत का प्रायद्वीप है ये सब। द्वीप भी कुछ देखे होंगे। द्वीप किसे कहते हैं, पानी में एक छोटा सा जगह है जो चारों तरफ पानी से भरा पड़ा है, इसे क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। जैसे यहाँ द्वीप है, द्वीप भी दर्शाया गया है। तो ये सब द्वीप, पहाड़, पर्वत, पठार, झील, ये सब क्या है, आप कहीं ना कहीं देखे होंगे। जो नहीं देखे हैं आज समझ लेंगे, उसको दिखा दिए हम भी। तो यही बात यहाँ पे है, आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। एक समान था कहीं जगह जी, कहीं झील, कहीं नदी है, कहीं पहाड़, कहीं पठार है ना, कहीं द्वीप है, कहीं महाद्वीप है। तो ये सब एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप है, अनगिनत प्रकार के स्थल रूप है। आप ही देखेंगे, आप अपने मोहल्ले में चलिए, समझे, मोहल्ले से निकल के स्कूल तरफ बढ़ते होंगे तो देखे होंगे कहीं ढलान है तो कहीं उत्थान है। ये सब देखे ही होंगे, समझे। एक समान समतल भूमि आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं, कुछ ऊंचा तो बहुत ऊंचा, कुछ थोड़ा मध्यम कैटेगरी का, और कुछ नीचे भी होता है जहाँ पे तालाब उलाब रहता है। ये सब बात है। ये स्थल रूप 2 प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ये जो स्थल रूप है ना, 2
प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। इसका बनने का दो कारण है। क्या क्या कारण है सर? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं, जहाँ पे आप खड़े होते हैं मैदान, या फिर जो समतल भूमि है जहाँ पे आपका घर खड़ा है, मैदान जहाँ पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है, उसमें धीरे धीरे गति हो रही है, वो स्थिर नहीं है। जहाँ पे आप खड़े हैं ना, जिस भूमि पे, भारतीय भूमि पे जो खड़े हैं ना आप, वो स्थिर नहीं है, गति है। वो इधर नॉर्थ ईस्ट तरफ बढ़ रही है, खिसक रही है बहुत धीमा स्पीड में, नहीं बहुत धीमा। एक आध साल में 1 सेंटीमीटर खिसक गया तो बहुत ज़्यादा हो गया। 1 सेंटीमीटर भी 1 साल में नहीं खिसकता है इतना, समझे? बहुत धीरे गति हो रही है, पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर मान लीजिए, ये बुक लेते हैं ना, आप देखे होंगे, इस बुक से तो परिचित होंगे ना जी। आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम का है, स्पेक्ट्रम का बुक है। तो ये मान लीजिए, ये क्या है, इसको प्लेट मानते हैं। प्लेट क्या मानते हैं भाई? धरती जिस पे टिका हुआ है, धरती पूरा गोल वाला धरती ना, जो स्थल भाग एशिया का है, एशिया का हमारा भारत जिस पे है, मान लीजिए इस पे हमारा भारत है। भारत को क्या मान ले भाई? हाँ, इसको मान लेते हैं भारत को। भारत ये भूमि है, ये प्लेट है। ये जो प्लेट है ना, धीरे धीरे खिसक रहा है, तो खिसकने के दौरान क्या होगा? खिसकने के दौरान कहीं तो कहीं जाके टकराएगा, या फिर खिसक रहा है तो इधर भूमि होगा तो इधर तो रगड़ाएगा। इस कंडीशन में अगर इधर खिसक रहा है तो कहीं तो दूर भी तो हो रहा है, इधर से दूर हो रहा है। तो इस दौरान 3 घटना होता है। अगर खिसक रहा है धरती, 3 घटना होगा, कहीं जाके टकराएगा और कहीं दूर होगा। जैसे इधर खिसक रहा है तो ये वाला भूभाग से तो ये दूर हो रहा है ना, तो कहीं दूर हो रहा है, कहीं टकरा रहा है और कहीं रगड़ हो रहा है। ये 3 घटना होगा। यही बात यहाँ पे समझाया गया। एक्चुअली ये वेगनर महोदय है कि भूगर्भ शास्त्री, वो इनका थ्योरी भी दिए हैं, लेकिन अभी वेगनर साहब का बताने लगेंगे तो फिर छठा का क्लास का कोई महत्व नहीं रह जाता। धीरे धीरे हम लोग समझेंगे ना। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। मान लीजिए यहाँ गतिशील है तो यहाँ आके टक्कर मारेगा, यही तो फोल्ड हो गया, जो फोल्डेड माउंट बना, बलित पर्वत जिसे कहते हैं, जिसे हिमालय भी उसी का परिणाम है। टक्कर लगा ना, यूरेशियन प्लेट जाके इंडियन प्लेट टकराया ना, इसी के कारण क्या हो गया? हिमालय का निर्माण हुआ है। उत्तर भारत का विशाल मैदान गर्त में बना है, जहाँ पे हम लोग हैं, अभी बिहार है पूरा। तो ये समझ में आया आपको? मतलब गतिशील है, उसके चलते जहाँ से दूर जा रही है तो वहाँ तो खाई होगा, और जहाँ टकराएगी वहाँ पहाड़ बन जाएगा, कहीं पठार बनेगा। यही कारण है, समझे? अब बाह्य प्रक्रिया को देखते हैं, आंतरिक प्रक्रिया को समझे। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया। दूसरा या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। स्थल को टूटने फूटने से, सर टूटता फूटता कैसे, ये नहीं समझे सर? स्थल टूटता है भाई, तापमान में अंतर, जलवायु परिवर्तन कैसे सर? कभी सूखा कभी गीला, कैसे सर? बारिश होगा तो गीला हो जाएगा। तापमान में भिन्नता आते रहता है। एक वर्ष में तापमान में गिरावट, कभी पूरा गर्मी। अभी देख रहे हैं पूरा मास्टर साहब भीग गया, क्या सालों भर हम भीग जाएंगे पढ़ाते नहीं, कभी चादर कम्बल ओढ़ के पढ़ाएंगे ना। ये कंडीशन होता है। क्यों होता है ऐसा कंडीशन? क्योंकि तापमान में भिन्नता है। उसी के कारण क्या होता है? चट्टान में दरार पड़ने लगता है, चटकन होने लगता है, चटकेगा, फूटेगा, टूटेगा। इसके कारण भी क्या होता है? स्थलाकृति बनता है। स्थलाकृति नहीं बनेगा, मान लीजिए चट्टान टूट फूट के इधर उधर गया तो उसी का खड्डा नहीं बन जाएगा दी चट्टान का, तो वो भी तो रूप है। स्थल का वो भी तो रूप है। दूसरा यह बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। पृथ्वी का सतह जो है ये तापमान सतह है सर, सूरज की रोशनी
सूरज नहीं है सर, ठंडी दिन है तो ठंडा। इतना तापमान में भी, कभी बारिश तो कभी आंधी तूफान, इस कारण यहाँ पे टूटन फूटन चटकन दरार पड़ने लगता है और ये क्या बन जाता है भाई, ये धीरे धीरे अपर्दन होने लगता है। अपर्दन मतलब टूटना, घिसने टूटने लगता है। इस क्रिया को कहते हैं अपर्दन क्रिया। ये अपर्दन करते रहती है। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है। अब मान लीजिए एक परत था, ये टूट के भाग गया, टूटा तो पहले बड़ा बड़ा कैन में टूटा, बड़ा बड़ा पत्थर के रूप में टूटा, उसके बाद वो फिर बारिश होगा, फिर छोटा होगा, फिर छोटा होगा, इतनी छोटा छोटा हो जाएगा। फिर धूल, आंधी तूफान भी चलती है ना, हवा चलती है तो वो भी उड़ा के लेके गया। ये अपर्दन के कारण ये भूमि तो खाली हो गया, ये जगह क्या हो गया, खाली हो गया, तो धंस गया ना चीज। तो अपर्दन के क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। निक्षेपण किसे कहते हैं सर? जब नदी, इस नदी या पानी धारा, जल धारा सगों चलती है, नदिये में सिर्फ नहीं चलती है, आपके आस पड़ोस में जब बारिश होता है, आपके घर पे भी बारिश होता है, तो क्या सड़क मार्ग द्वारा पानी नहीं चलती है? पानी चलती है ना। तो पानी क्या करती है? पानी खाली चलती है नहीं, पानी क्या करती है, एक जगह से मिट्टी को क्या करेगी, काटेगी और दूसरी जगह पाट देगी, दूसरी जगह बिछा देगी। पानी जहां तक लेके गया मट्टी बिछाया और उसके बाद बिछाते चला गया। तो ये जो पानी मट्टी पाट दिया, इसे कहते हैं निक्षेपण क्रिया। समझे? निक्षेपण वही बात है यहाँ पे कि क्या भाई, अपर्दन के क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। यहाँ से मिट्टी काट के ला जाके यहाँ पे निक्षेपित कर दी तो फिर से निर्माण हो गया, इसका ढका गया ये क्षेत्र। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। जब इसमें बर्फ चलती है, बर्फ भी खिसकती है, तो वो भी तो मिट्टी को क्या करता है, पत्थर को काट के चलता है। समझे? उसका बहुत धीमा गति होता है, आपको नहीं दिखेगा। हवा जब चलती है तो वो भी तो अपर्दन करती है। देखिएगा, हवा जब चलेगी, सड़क मार्ग में आप चलेंगे, सड़क मार्ग में जब धूल उड़ाती हुई चलती है ना जी, हवा चलती है धूल धूल उड़ाती है, अपर्दन। और जहाँ जाके फैला दी धूल को, कहीं तो जाके धूल गिरेगा, जहाँ पे गिरेगा उसे क्या करने, निक्षेपण। तो वायु भी करती है अपर्दन निक्षेपण, बर्फ भी करती है और जल तो करवे करती है, जल भी करती है। ये द्वारा हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये जो स्थल रूप है ना, इसके आकृति एवं ढलान के हिसाब से इसका नाम दिया गया है। कुछ का नाम पर्वत है, कुछ का पठार है, कुछ का मैदान है। पर्वत किसे कहेंगे सर? उठा हुआ क्षेत्र जो शिखर नुमा हो, पर्वत कहेंगे। समझ में आया? पठार किसे कहेंगे सर? शिखर के ही तरह, पहाड़ के तरह ही उठा हुआ क्षेत्र, लेकिन उसमें शिखर नहीं हो, ऊपर से समतल मैदान लगभग हो, ऊपर से क्या हो, शिखर नहीं हो, समतल मैदान हो, कटा पहाड़ तो, लेकिन ऊपर से सर कटा हुआ, उसे कहेंगे पठार। मैदान किसे कहेंगे? जहाँ पे उत्थान नहीं हुआ, जैसे उत्तर भारत का विशाल मैदान जहाँ खेती करते हैं हम लोग, गंगा मैदान। समझे? तो ये हो गया मैदान, वर्गीकृत कर सकते हैं। पर्वत किसे कहते हैं समझते हैं? पर्वत किसे कहते हैं समझते हैं? आइए समझते हैं, सब मिल के समझते हैं पर्वत को। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत क्या हम लोग बनाए हैं? हम लोग नहीं बनाए हैं, तो क्या कहेंगे इसे? कृत्रिम कहेंगे, नहीं प्राकृतिक कहेंगे। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। आधार नहीं चौड़ा होगा, ऐसे होता है पर्वत भाई, ऐसे पर्वत होगा, आधार चौड़ा और शिखर क्या हो गया, पतला हो गया। तो वही बात है, पर्वत का शिखर छोटा हुआ तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। आसपास का क्षेत्र देख रहे हैं, यही है, ये कितना ऊंचा है, बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं, जहाँ पे बादल है, जैसे हिमालय, एंडीज, रॉकीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सब पहाड़ मतलब बादल से भी ऊपर उठ चुका है। समझे? जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, जलवायु ठंडी होती जाती है। जलवायु मतलब तापमान, जलवायु तापमान से आप रिलेट कर सकते हैं। वायु ठंडी होती चली जाती है। कहाँ पे? क्षोभ मंडल में। ये जो क्षोभ मंडल में पहले कल बताए थे, पिछले कक्षा में बताए हम, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल के बाद बहिर्मंडल, ये बताए थे।
तो उसी में ये जो क्षोभ मंडल है ना, जिसमें ये बादल, वर्षा, धूप, आंधी, तूफान सब कुछ होता है, क्षोभ मंडल में एक रीजन भाई, क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तापमान में गिरावट आती है। तापमान यानी जल वायु ठंडी हो जाती है, ठंडी होती जाती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरा ज्योग्राफी लगभग पूरा मानसून इसी पे निर्भर करेगा। तब पता चलेगा, ये लाइन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पता चलेगा कि मुंबई में बारिश होती है लेकिन पुणे में नहीं बारिश होती है, क्यों? इससे पता चलेगा आपको। इसलिए जलवायु क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ठंडी होती जाती है, तो वहीं से पता चलेगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी ये। कुछ पर्वत पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है। जैसे हिमालय पे देखते हैं हमेशा ग्लेशियर जमा हुआ रहता है ना जी, हमेशा जब बर्फ की नदियां होती है उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। मान लीजिए समुद्र पूरा गहरा है सर, मान लीजिए क्या है, ये है समुद्र, क्या भाई गहरा है, और आई टू पर्वत है समुद्र में, ये पर्वत है लेकिन पानी यहाँ तक है। पानी कहाँ तक है? यहाँ तक है। क्या आप इसको देख पाएंगे? नहीं। वही बात कहा गया, यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर है तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। जैसे मध्य अटलांटिक कटक जो है, अटलांटिक महासागर के बीचों बीच पृथ्वी पे सबसे लंबी पर्वतमाला जो है ना वही है, लेकिन वो समुद्र के नीचे है, समुद्र के नीचे है। समुद्र के बाहर हो जाएगा सबसे लंबी वही होगा भाई। रॉकीज एंडीज कुछ भी नहीं है, रॉकीज एंडीज हिमालय तीनों को मिला दिया जाए तब मध्य अटलांटिक कटक जो पर्वत है अटलांटिक महासागर के बीच में, वो उतना बड़ा है, समझे। लेकिन क्या है, वो बाहर से नहीं दिखता है। कहाँ है? समुद्र के नीचे है। बाहर निकलने दीजिए तब देखेंगे उसको, जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। कठोर जलवायु है भाई, खेती कर पाएंगे पर्वतीय क्षेत्रों में? क्या खुदरा फवाड़ चलेगा वहाँ पे? खुदार फवाड़ नहीं। क्या हल बैल चला सकते हैं? क्या ट्रैक्टर चला सकते हैं? खेती करना मतलब आसान काम होगा? नहीं। खेती कर सकता है, करता भी है खेती। क्या मैदान में खेती जिस तरह कर पाता है लोग, क्या पर्वतीय क्षेत्रों में कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कैसे कर पाएगा? सब कुछ के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा उस क्षेत्र में। वही बात है कि क्षेत्र में बहुत जलवायु होने के कारण, कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। खेती है ना, का है वहाँ रहेगा भाई, मैदान में आता है, यहाँ रहता है। इसलिए तो देखेंगे बिहार का जनसंख्या ज़्यादा है, जो पर्वतीय राज्य है उसका जनसंख्या कम है। बिहार से बड़ा भी होते हुए कम है। या तो उत्तर प्रदेश मैदानी एरिया में लोग निवास करते हैं, वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। कहाँ का? पर्वतीय क्षेत्र का जो धरातल होता है, जमीन खड़ी ढाल वाला होता है। ऐसे करके सोचिए, इसमें अगर रह भी जाता है तो यहाँ से चढ़ने में दिक्कत है, सामान खरीदने के लिए नीचे आना पड़ेगा तो फिर भी दिक्कत है। खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है, कृषि योग्य भूमि नहीं पाई जाती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं। एक रेखा क्रम में नहीं हो सकता भाई, हिमालय देख रहे हैं एक रेखा क्रम में व्यवस्थित है ना, हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहते हैं। हिमालय श्रृंखला, हिमालय की चोटियों की श्रृंखला है ना, तो वही बात, जिसे क्या कहते हैं? श्रृंखला कहते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। ये बात समझ में है? कुछ समानांतर होता है भाई, जैसे यहाँ पे शिवालिक श्रेणी समानांतर इसके जाएगी मध्य हिमालय, उसके समानांतर कौन है? बृहद हिमालय। इसके समांतर क्या है भाई? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। फिर ये क्या है? जास्कर, ये लद्दाख, लद्दाख बीच में हो गया, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, ये सब समानांतर दिख रहा है। समानांतर एक ऐसी रेखा इस तरह ना जी, एक दूसरे के समानांतर ना, समानांतर। तो ऐसे भी होता है, जैसे हिमालय का उदाहरण है। हिमालय आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। क्या भाई? हिमालय कहाँ पे? एशिया में। आल्प्स कहाँ पे? यूरोप में। तथा एंडीज कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। बताए थे ना, ये जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है, ये एंडीज पर्वतमाला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला।
लेकिन अगर समुद्र उमुद्र सबको ले लिया जाए ना, सबसे लंबी पर्वतमाला होगा यहीं पे एक है मध्य अटलांटिक कटक, लेकिन वो जमीन के नीचे भाई, जमीन के नीचे नहीं, समुद्र के नीचे अटलांटिक महासागर में डूबा हुआ है, दिखेगा तब ना उसको गिनेंगे। फिलहाल एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो आल्प्स कहाँ है? आल्प्स कहाँ, हिमालय कहाँ है? एशिया में। आल्प्स कहाँ है? यूरोप में। दक्षिण अमेरिका में एंडीज है। ये पर्वत श्रृंखला है, श्रृंखलाबद्ध है ये, समझे। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। भिन्नता नहीं होगा, आकार आकृति एक तरह होगा नहीं भाई, भिन्नता, कुछ ज्यादा ऊंचा, कोई कम ऊंचा, कोई चौड़ा, कोई और चौड़ा, कोई बहुत सकरा, इस तरह होता है भाई। आकार आकृति में अंतर होती है। अंतर का कारण समझते हैं। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। कौन कौन पर्वत सर? वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत मतलब बलन क्रिया द्वारा जब पैदा हुआ पर्वत, वलित पर्वत। भ्रंशोत, भ्रंश घाटी द्वारा निर्मित, भ्रंश द्वारा। पृथ्वी जैसे दो भाग में बट गया, कहीं धंसान हुआ कहीं उत्थान हुआ, मान लीजिए यहाँ पे धंसान हुआ तो ये भाग तो उठा रह गया, तो निचला आदमी तो इसको देखेगा पर्वतन दिखेगा जिससे सतपुड़ा, तो भ्रंशोत पर्वत हो गया। ज्वालामुखी पर्वत, जैसे ज्वालामुखी निकलता है, ये फैलते जाता ऊंचा टीला बन जाएगा, सूख जाएगा, चट्टान बन जाएगा, ये ज्वालामुखी पर्वत होगा। आइए समझते हैं ढंग से। ज्वालामुखी पर्वत हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है। हिमालय और आल्प्स जो है भी, जो भी है, ये क्या है? वलित पर्वत है, जिसकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। कैसा भाई? शंक्वाकार है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे फिगर में दिखाया गया, ये क्या है भाई? ये जो पर्वत है ना, वलित पर्वत है, शंक्वाकार दिखेगा, ये पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है। ये पर्वत भी भूपर्वतीय है, वलित पर्वत का उदाहरण है, समझे। आल्प्स वलित पर्वत है जिसका सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। भारत में जो अरावली पर्वत है सर कहाँ पे है? राजस्थान में। एक राज्य राजस्थान में खाली सर नहीं, गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, उसके बाद दिल्ली तक जाती है। गुजरात के मजनू टीला है, यहाँ पे क्या नाम है भाई? मजनू टीला। उसके बाद यहाँ पे है एक गुजरात के मजनू टीला कहाँ? दिल्ली में होगा ना जी, पालनपुर। गुजरात मजनू टीला से पालनपुर तक है, गलत हम बोल दिए, समझे। ये गुजरात से शुरू होती है, समझे, दिल्ली के मजनू टीला तक। यहाँ पालनपुर है, क्या नाम है भाई? पालनपुर से लेके पालनपुर से लेके मजनू टीला तक। मजनू यहाँ क्या है? दिल्ली में, यहाँ तक अरावली का विस्तार है। ये भी सबसे पुरानी वलित पर्वत है, लेकिन ये वलित पर्वत अब भ्रंश हो गया, खत्म हो रहा है। भ्रंश नहीं, ये डिस्ट्रॉय हो रहा है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण रह गया, अवशिष्ट, कचरा बचा है, बस इतना मान लीजिए। तो अवशिष्ट सबसे पुरानी वलित पर्वत पूरा धरती पे कौन है भाई? यही अरावली है, जो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक जाती है ना। आइए एक राज्य पूछे तो राजस्थान। तो ज्वालामुखी पर्वत हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है जिसकी सतह उबड़ खाबड़ तथा, ये तो बता दिए, पुरानी वलित पर्वत। हाँ, अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है, ना बोले पुरानी हो गई है। अपर्दन इतना अधिक हुआ है, इतना पुराने है कि इसके दौरान ये श्रृंखला, अरावली की श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन, उत्तरी अमेरिका में एक अल्पेशियन पर्वत है तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। अल्पेशियन पर्वत उत्तरी अमेरिका में है, समझे। उत्तरी अमेरिका में अल्पेशियन पर्वत है, यहाँ पे एक यूराल पर्वत है, यूरोप और एशिया को अलग करती है, समझे। तो वहाँ पे जो पर्वत है ये गोलाकार गुम्बद की तरह दिखाई देता है, गोलाकार दिखाई देता है, ऊंचाई गोलाकार दिखाई देता है और ऊंचाई भी कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत है। पुराना सब चीज घिस जाएगा और छोटा हो जाएगा ना जी। हिमालय जो आज देख रहे हैं इतना ऊंचा हिमालय, एवरेस्ट चोटी, कंचनजंगा, मकालू, मंसालू, धौलागिरी, ये सब बहुत लंबी लंबी चोटी है, काराकोरम, ये सब एक समय आएगा करोड़ों 2 करोड़ों साल बाद, ये भी घिसेगा एक दिन ना जी। घिस के छोटा हो जाएगा और उस समय का विद्यार्थी क्या पढ़ेगा? शायद आदमी अगर रहा धरती पे तो उस समय का बच्चा क्या पढ़ेगा? हिमालय
बलित पर्वत तो है, लेकिन कैसा बलित पर्वत भाई? पुरानी बलित पर्वत है, नवीन बलित नहीं, पुरानी बलित पर्वत है। जैसे यूराल, अरावली, अल्पाइंस, अल्पाइंस पर्वत, ये सब एस्प्लेशियन पर्वत, एप्लेशियन पर्वत, ये सब समझे। यह बहुत पुराने बलित पर्वत है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा अर्धवाधार रूप से व्यवस्थित हो जाता है, तब भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। जब बहुत बड़ा भाग, ये बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट है, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा अर्धवाधार रूप से विस्थापित हो जाता है तथा तब भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। बहुत बड़ा जमीन का भाग है या पर्वत का उठा हुआ भाग है, ये टूट जाता है, तो ये पर्वत जो टूट जाता है तो बीच में गड्ढा रहेगा, यही पर्वत जो होगा, ये खड़ा हुआ भाग, यही भ्रंशोत पर्वत कहलाता है। समझे। ऊपर उठे हुए खड्ड को उत्खाड़ या हास्ट कहते हैं। उत्खाड़ तथा हास्ट कहते हैं, जो तथा नीचे धसे हुए खड्डों को द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। जैसे नर्मदा भ्रंश ना जी, नर्मदा भ्रंश, तापी भ्रंश के बीच में सतपुड़ा भ्रंशोत पर्वत है ना जी, वही बात है। भ्रंश या ग्रैब्रोन कहता है, क्या कहा जाता है? ग्राबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र का उदाहरण है। यूरोप का जो वासजेस पर्वत है तथा राइन नदी घाटी, रूड और राइन नदी है, जानते हैं ना, रूड नदी और राइन नदी निकलती है, यही रूड नदी है ना, राइन नदी और रूड नदी जाके मिलती है, यही क्षेत्र रूड प्रदेश कहलाता है ना जी। यूरोप में स्थित है, जर्मनी फ्रांस के साथ पास, समझे, जर्मनी के पास। तो यहाँ पे सब कुछ, सभी अयस्क मिलता है। जैसे छोटा नागपुर पठार पे सब कुछ मिलता है, अयस्क जितना भी कोयला, लोहा, कुछ भी निकालिए, यूरेनियम छोटा नागपुर पठार में मिलेगा। इसलिए तो छोटा नागपुर पठार को भारत का रूड प्रदेश कहता है, कहा ना जी, छोटा नागपुर पठार को रूड प्रदेश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रूड नदी के दोनों तरफ, या जो नदी घाटी में रूड नदी चलती है, वहाँ पे क्या भाई, क्या हुआ है? बहुत सारा खनन, क्या भाई, अयस्क मिल रहा है ना, जो ओर्स, ये भाई जैसे वासजेस पर्वत, राइन नदी घाटी, ये पर्वत जो है ना, रूड राइन नदी वाला सब क्षेत्र जो है, ये भी क्या चीज का? भ्रंशोत का उदाहरण है। और कहाँ पे सर? यहाँ सतपुड़ा देख रहे हैं, ये नर्मदा नदी इधर से बहती है, यहाँ सतपुड़ा भ्रंश, ये न ताप्ती नदी, ये क्षेत्र धस गया, ये भी क्षेत्र धस गया, और बीच में जो क्षेत्र उठा हुआ रह गया, नदी निचले क्षेत्र में चली गई, ये भी धस गया है, इधर भी धस गया, ये क्षेत्र बीच वाला उठले रह गया। यही पर्वत सतपुड़ा पर्वत है, जो धसा हुआ भाग है, वही क्या है? ताप्ती नदी बेसिन और नर्मदा नदी बेसिन, समझे। द्रोणी का उदाहरण है। शायद आप समझ पा रहे होंगे और ढंग से विशेष रूप से पढ़ाते रहेंगे और पढ़ते रहिए आप लोग भी। यहाँ पे द्रोणी का भ्रंश देखें क्या है? भूगर्भीय घटना के कारण क्या हो गया? ये चीज बीच में धस गया, ये धस गया, अब ये चीज तो उठले रह गया, ये चीज उठले रह गया, यही धसा हुआ भाग से यहाँ पे आदमी रहेगा तो यह दिखेगा, पहाड़ी की तरह दिखेगा जी, यही भ्रंशोत पर्वत कहलाता है, उत्खाट खंड ना जी। तो ये उत्खाट भूमि भ्रंश या उत्खाट खंड कहलाता है, यही बात, सेम टू सेम घटना है। धसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह का उदाहरण। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भूकार्तियों के और कुछ उदाहरणों का पता लगाइए। एटलस जो है ना, एटलस मेरा वहाँ पे है, एटलस आपको दिखा दें, हाँ देखिए एटलस है, ये एटलस मानचित्र है, समझे, ये एटलस मानचित्र है, ये एटलस मानचित्र सबके पास होना चाहिए, ये एटलस मानचित्र है। इससे पता लगाइए कि ये जो राइन नदी पर लगाए, राइन घाटी या सतपुड़ा, नर्मदा घाटी, ये सब कहाँ है ना जी, ये सब कहाँ है? एटलस में पता कीजिए, विश्व का मानचित्र खोलिए, यही बता रहा है बच्चा को। ज्वालामुखी पर्वत के बारे में समझते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान ज्वालामुखी पर्वत बनता है भाई। अफ्रीका का माउंट केलिमंजारो होता है, समझे।
किलीमंजारो या कैलीमंजारो भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो अफ्रीका का किलीमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा, जापान में एक फ्यूजियामा पर्वत है, समझे, फ्यूजियामा इस तरह के पर्वत का उदाहरण है। फ्यूजियामा या अफ्रीका का किलीमंजारो, ये सब क्या है, ज्वालामुखी निकलते रहा और वहाँ पे ज्वालामुखी का जो लावा राख मैग्मा है ये फैलते गया इस क्षेत्र में, फैलते गया और एक समय आया ये चट्टान बन के रह गया। इसी इस पर्वत को पर्वतनुमा लग रहा है ना, इस पर्वत को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जैसे किलीमंजारो, जापान का फ्यूजियामा, ये सब पर्वत है ना, या खुद जापान द्वीप भी उसी का उदाहरण है। आप जब जापान का निर्माण बताएंगे, जापान कैसे बना है, तब पता चलेगा। जापान मिरियाना गर्त कैसे बना है, जापान कैसे बना है, मिरियाना गर्त कैसे बना है, तब आपको पकड़ में आ गया वो यही बात है। उठ गया तो फ्यूजियामा पर्वत बना जापान में, जो नीचे रह गया वही जापान द्वीप कहलाया ना जी। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। कैसे लाभदायक होते हैं समझते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं, जल को संग्रह करके रखता है भाई। बहुत सी नदियां का स्रोत पर्वत में स्थित हिमानियों में होता है। पर्वत बहुत ऊंचा होगा, पर्वत भाई बहुत ऊंचा होगा। ऊंचाई पे जानते हैं कि तापमान नीचे रहेगा, गिर जाएगा, तापमान बहुत ठंडा रहेगा। यहाँ पे क्या भाई, हिमानी रहेगा। यहीं से नदी निकलती, जैसे गंगा, यमुना, कोसी, सोन नहीं, कोसी, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, चिनाब, रावी, ब्यास, सारी नदी कहीं ना कहीं ग्लेशियर से निकलती है। तो ये पर्वत बहुत कारण है, पर्वत का बहुत काम है हम लोग को ना जी, लाभदायक होते हैं ये सब। बहुत सी नदियों का स्रोत है पर्वत ना, हिमानियों में होता है। जलाशयों का जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है, जलाशयों के जल को, यहाँ पे जो जलाशय है इसके जल को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है भाई ना, पहुंचाया जाता है। पर्वत के जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली उत्पादन में भी किया जाता है। सिंचाई के लिए यहाँ से नदी निकली और यहाँ पे बांध बना देंगे, और बांध के बाद उधर से निकालेंगे, उसके बाद पन बिजली परियोजना भी लगा सकते हैं, जैसे सलाल परियोजना चुनाव नदी पे ना जी। उसके बाद बहुत सारा परियोजना है, समझे, बहुत सारा परियोजना, ये परियोजना भी लगा सकते हैं। और क्या, पन बिजली के उत्पाद भी, क्या खेती भी कर सकते हैं। वो नहर निकालेंगे वहाँ से, जैसे इंदिरा गांधी के नहर, बहुत सारी नहर है। तो ये सब नहर अच्छा उदाहरण है पर्वत होना। वहाँ से नदी निकलती है, ढलान के कारण बहुत तेजी से नदी चलती है, और यहाँ पे डायनेमो लगा देंगे तो क्या होगा भाई, पन बिजली उत्पन्न करेंगे ना। नदी घाटियों तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वत में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के वनस्पति जीव जंतु पाया जाएगा। वनों से हमें ईंधन, चारा, ईंधन मतलब लकड़ी, सूखा लकड़ी, ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। गोंद जो बनता है ना, उसका भी कच्चा माल पर्वतों के वनस्पति से ही मिलता है। क्या भाई, सैलानियों मतलब होगा, सैलानी किसको कहेंगे हम लोग, टूरिस्ट ना। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। सैलानी जो टूरिस्ट लोग हैं, टूरिस्ट क्यों आएगा मैदानी भाग में घूमने के लिए। पर्वत पठार, कम तापमान है, वहाँ पे घूमने में मनोरम दृश्य दिखेगा। तो आप भी कहाँ जाएंगे, शिमला मनाली जाएंगे कि उत्तर भारत का मैदान में घूमेंगे, झक मारेंगे धूप में। तो आप कहाँ जाएंगे, ठंडे स्थान पे जाएंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में। वे पर्वतों के यात्रा उनके प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। कौन, सैलानी लोग, सैलानी मतलब टूरिस्ट लोग। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे खेलो होगा वहां पे ना जी, खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हाई ग्लाइडिंग, रिवर रिफ्लाइंग तथा स्काइंग। पर्वतों के स्काइंग ये देख रहे हैं, ऐसे करते थे क्या, वही इसे स्काइंग कहा जाता है। स्काइंग पर्वत के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थलों के नाम बता सकते हैं जहां ये खेले जाते हैं। ये देख रहे हैं, ये खेल जो है, 2-4 खेल, ये सब क्या खेल आप बता सकते हैं कहाँ पे खेला जाता है, तो बताइए, आप गूगल कर लीजिएगा। पठार को समझते हैं। पठार क्या है, पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। अभी तुरंत में बोलते हैं पठार के बारे में, पहाड़ के तरह तो उठा हुआ, लेकिन ऊपर से सपाट भूमि, मतलब शिखर नहीं रहेगा, समतल मैदान रहेगा। तो
पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। मतलब मेज मतलब कुर्सी, मेज, टेबल, समझे, इस तरह होता है पठार, समझे। मतलब ये ऊपर से समतल होगा, समझे, उठा हुआ। आसपास का क्षेत्र यही है लेकिन ये पठार है। जैसे प्रायद्वीपीय भारत का पठार, प्रायद्वीपीय भारत बहुत नीचे रहता लेकिन क्या है, पठार की तरफ उठा हुआ है क्षेत्र है ये, समझे। तट यहाँ है समुद्र, समुद्र तट, लेकिन यहाँ पठार है। यहाँ पे पुणे है, मुंबई यहाँ है, समझ में आ रहा, यही बात है। तो पठार, पठार मतलब उठा हुआ क्षेत्र होता तथा इसके ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या कम से कम अधिक किनारे होते हैं, बहुत से किनारे होते हैं या एक किनारा होता है, जिसके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कुछ 1000 मीटर तक हो सकती है। इसका जो ऊंचाई होता है कुछ 100 मीटर या कुछ 1000 मीटर तक भी हो सकता है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। पर्वत जैसे नया पर्वत है, हिमालय नवीन पर्वत है। अरावली देखबे किए, बतेबे नहीं किया अभी, क्या है अरावली, पुरानी बलित पर्वत है, पुरानी मतलब अवशिष्ट पर्वत है। उसी तरह पठार भी कुछ नया है कुछ पुराना है, सिंपल सा बात। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। भारत का जो दक्कन पठार कहाँ पे भाई, दक्कन पठार महाराष्ट्र पास ना, दक्कन पठार, दक्कन लावा ट्रैप, लावा पठार है वो, लावा पठार है, समझे। दक्कन पठार पुराने पठार से बना। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। जानते हैं ये जो दक्कन लावा ट्रैप दिख रहा है, दक्कन का पठार, और तंजानिया एवं युगांडा का केन्या वाला जो पठार है, दोनों के का एक ही समय में निर्माण हुआ है। जब टूट रहा था गोंडवाना लैंड, इधर भारत खिसका, इधर गोंडवाना लैंड का अफ्रीका वाला हिस्सा केन्या वाला रहा, उसी समय दोनों तरफ क्या हुआ भाई, निक्षेप, लावा, राख निकल के फैल गया। दक्कन ट्रैप बना, इधर दक्कन पठार बना भारत में, उधर बना केन्या पठार, समझे। तिब्बत का पठार चित्र 5.1 में दिखाया गया है। 5.1 कहाँ है, ऊपर में होगा। 5.1 विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो आपको एक प्रश्न यहाँ से मिल गया, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है, तिब्बत का पठार, जिसका ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक औसतन है। 4000 से 6000 मीटर तक कहाँ, समुद्र तल से ही मापा जाता है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं। कैसे उपयोगी होते हैं समझते हैं। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। देखेंगे सब कुछ, चीन में कोयला, चीन एक नंबर भाई, सब बहुत ऐश का ऐसा मिलेगा। चीन एक नंबर पे क्यों रहता है भाई, क्योंकि चीन में बहुत बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। यही कारण है कि विश्व की बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। जैसे भारत में देखेंगे, बिहार में कोनो खदान है नहीं, उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में कोनो खदान है नहीं, खदान कहाँ है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि वो पठारीय क्षेत्रों में, प्रायद्वीपीय भारत के पठार पे हो, छोटा नागपुर पठार का रेंज में है, समझे, दक्कन का पठार रेंज में है, नीलगिरी पठारी पहाड़ी क्षेत्र में है। तो ये सब क्षेत्र में क्या होता है, खनन होता है, अलग अलग खनिज निकलेगा ना। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका जो देश है ना, अफ्रीका जो देश है, ये अफ्रीका में सोना का बहुत बड़ा भंडार है, सोना के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर पे का पठार, छोटा नागपुर पठार जहाँ पे रांची है, समझे, छोटा नागपुर के पठार पे लोहा, कोयला तथा मैग्नीज की बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है। लोहा, कोयला, मैग्नीज पे और ये यूरेनियम, अवरक, ये सब कुछ मिलेगा छोटा नागपुर पठार पे, समझे, इसलिए तो समृद्ध है। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती है। आप वाटरफॉल देखें, जलप्रपात किसे कहते हैं, वाटर जब पठार से डायरेक्ट नीचे भूमि पे गिरेगा तो जलप्रपात नहीं बनेगा जी, वाटरफॉल। बाहुबली में जो दिखाया गया है जलप्रपात, यही वाटरफॉल है, बस इतने समझिए जलप्रपात है ना। तो क्योंकि वाटरफॉल कहाँ पे दिखेगा, मैदान में, मैदान में नदी बहेगी, नदी जब गिरेगी डायरेक्ट और यहाँ पे समतल भूमि पे गिरेगी, यहाँ पे आके गिरेगी, यहाँ पे आके गिरेगी, यही वाटरफॉल कहलाएगा। तो यहाँ कहाँ दिखेगा, मैदान में, पठार पे दिखेगा, पर्वत क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्रों में दिखेगा। तो वही बात है,
क्योंकि पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात रांची में स्थित है स्वर्णरेखा नदी नदी तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों का उदाहरण है। जोग किस नदी पे? शरावती नदी। जोग जलप्रपात किस नदी पे भाई? शरावती नदी पे जोग जलप्रपात है। और स्वर्णरेखा नदी पे हुंडरू जलप्रपात रांची में स्थित है ना जी। ये सब बात आपको याद होना चाहिए। लावा पठार एवं काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता में है, काली मिट्टी की प्रचुरता है। लावा पठार कहाँ भाई? ये भारत का नक्शा देख रहे हैं, भारत का नक्शा देख रहे हैं। यहाँ पे जो पठार है दक्कन का पठार और ये मालवा का पठार, इसे लावा पठार के नाम से जाना जाता है। क्यों लावा पठार के नाम से जाना जाता है ये समझिए। ये भाग अफ्रीका से टूट रहा था। अफ्रीका से हम बोले ना अभी थोड़ा देर पहले खिसक रही है, टूट रही है ना। तो बलित जब टूट रही थी गोंडवाना लैंड, टूटने के क्रम में अब टूटेगा तो नीचे से तो लावा राख निकलवे न करेगा जी। सेम टू सेम बात है। यहाँ पे एक्के भूमि है, अभी एक्के भूमि है और यहाँ से टूटना स्टार्ट हुआ था। ये गोंडवाना लैंड का क्षेत्र है, यहाँ से टूटना प्रारंभ हुआ है और जब टूटेगी तो यहाँ तो खाली भूमि हो जाएगा, धंसान होगा। धंसान होगा जमीन से नीचे, जमीन के नीचे से क्या निकलेगी? लावा राख। यही लावा राख या तो इधर फैलेगी या तो इधर फैलेगी, दोनों तरफ फैली। इधर जो फैली यही दक्कन पठार है और मालवा का पठार है। यहाँ पे इधर जो फैली वही केन्या का पठार है और केन्या है, उस जगह तंजानिया है, ये सब देश है ना, तो वो सब पठार का निर्माण हुआ। तो वो पठार जो बना है ना वो काला है जैसे नहीं समझे सी। ये पठार जो है काले मिट्टी का क्षेत्र का निर्माण करता है। ये जब टूटे फूटेगा दक्कन पठार या लावा पठार, इसे लावा पठार क्योंकि लावा से बनी हुई है। लावा पठार जब टूटेगा तो इस जगह जो मिट्टी का निर्माण होगा वो काला मिट्टी होगा, काली मिट्टी होगा। तो वही बात है, लावा पठार एवं काली मिट्टी की लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। कुछ पठारों में रमणीय स्थल होते हैं, मतलब मनोरम स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लीजिए रमणीय, कुछ मनोरम दृश्य दिखेगा, कुछ पठार इतना अच्छा दिखेगा कि पर्यटक लोग आकर्षित होगा और जाके घूमने जाएगा वहाँ पे ना, सैलानी लोग जाएगा। कितना और है भाई? हाँ चलिए खत्म ही कर देंगे, समझे, खत्म ही कर देते हैं। कहा कि इसमें लिखा कम है, फिगर बड़का है। मैदान को समझते हैं। मैदान क्या है? मैदान, वास्तविक मैदान को अब समझेंगे। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। ये समतल भूमि जो है, समतल भूमि का बहुत बड़ा भाग को ही मैदान कहते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचाई नहीं होते हैं। मोटा मोटी समुद्र तल से 200 सेंटीमीटर 200 मीटर की ऊंचाई तक ही मैदान होगा। ज्यादा ऊंचाई तो पहाड़ पठार हो जाएगा ना जी। भाई कुछ मैदान काफी समतल होते हैं और कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं, जैसे गंगा नदी का, सतलज नदी का मैदान, ये सब नदी द्वारा लाई गई निक्षेप से बनी हुई है। नदियां पर्वत के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपर्दित कर देती है। अपर्दित नहीं करती है, अपर्दित करना मतलब तोड़ना, फोड़ना, काटना। तो पहाड़ से बहती पहाड़ को काट काट के लेके आएगी और यहाँ पे क्या करेगी? निक्षेप कर देगी ना जी। क्या कर देगी? मिट्टी पाट देगी। जैसे गंगा जी के बालू जो देखते होंगे, बालू कहाँ पे? यहाँ पे बना है बालू, हिमालय काट के लाई है गंगा नदी। यही बात बताना चाह रहे हैं। तो नदियां पर्वत के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपर्दित कर देती है। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हें निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। इन्हीं निक्षेपों से किसका निर्माण होता है? मैदान का। किसको? पत्थर को, बालू को, सील्ट को, ये सब को तोड़ते फोड़ते नदी लेके चलती है, अपर्दित करते हुए चलती है और कहीं पे पाट देती है, जिसे क्या कहते हैं? निक्षेपित करती है, निक्षेप कर देती है। उससे ही एक मैदान का लेयर बन जाता है। ये रोजे घटना हो रहा है, इसलिए ऐसा मैदान बन जाता है ना। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं।
क्यों उपजाऊ होते हैं समझिएगा। यह परिवहन के साधनों का निर्माण करना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या, जितना भी मैदानी एरिया है ना, नदी घाटी वाला मैदान है, वहीं पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या का जनघनत्व है। जैसे भारत का उत्तर प्रदेश से बिहार का जनसंख्या देख लीजिए, जनघनत्व कितना है, विश्व भारत में सबसे ज़्यादा 1106 2011 के जनगणना के अनुसार। अब की बार तो कुछ और बताएगा। तो जितना भी जनगणना देखिएगा, जनसंख्या देखिएगा, नदी घाटी में ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जीवन जीने के लिए अनुकूल दशा मौजूद होता है। खेती करने के लिए पानी चाहिए, पानी मिल गया नदी में, मैदान है, जद्दोजहद नहीं करना पड़ेगा, खेती लोग मैदान में कर रहा है, सब कुछ आसानी से। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगची नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। एशिया में देख रहे हैं गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, सिंधु सतलज का मैदान, यांगसी नदी का चीन में यांगसी नदी का मैदान, ये सब नदी निक्षेप द्वारा बना मैदान है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है। मैदान मनुष्य को रहने के लिए सबसे उपयोगी है, इसलिए तो यहाँ पे जनसंख्या सबसे अधिक होती है, क्योंकि मकानों को बनाने तथा खेती के लिए यह समतल भूमि की प्रचुरता होती है। अब पहाड़ पे घर बनाइएगा तो पिलर कैसे गाड़िएगा, अब मैदान में गाड़ दिए पिलर, तो समतल भूमि मिल जाता है तो सब कुछ मिल जाता है। आदमी को मतलब एक चीज के लिए, कोई भी चीज के लिए संघर्ष कम करना पड़ता है मैदान में पर्वत की अपेक्षा न जी। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है। भाई उपजाऊ मिट्टी भी मिल गया, खेती भी कर लेंगे। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। या भारत में गंगा का मैदान जो है देश में अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। जैसे बिहार ले लीजिए या फिर उत्तर प्रदेश ले लीजिए, ये सब है ना। देख रहे हैं मैदान में क्या खेती हो रहा है, पूरा मैदान खेती है, पेड़ पे है, केतारी गन्ना रोपा गया या धान रोपा रहा है, ये सब क्षेत्र है खेत का। स्थल रूप एवं लोग, इसके बाद क्या है भाई, खत्म, यही पेज है, सिर्फ खत्म हो जाएगा। समझे, स्थल रूप एवं लोग को समझते हैं। स्थल रूप एवं लोग, स्थल रूपों की विभिन्नता, एक सेकेंड, स्थल रूप की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। जिस प्रकार स्थल रूप होगा, मानव का रहन सहन भी बदल जाएगा। स्थलाकृतियां चेंज होगी, मानव का रहन सहन भी चेंज होगा। कैसे समझिएगा, विभिन्न प्रकार की जीवन यापन करने की शैली भी हो जाती है, खान पान में भी भिन्नता हो जाएगा। मैदान का लोग अलग खाना खाएगा, वहाँ का लोग अलग खाना, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा हो जाता है। कैसे देखे होंगे आप, जो जंगली एरिया में रहता है उसका पहनावा ओढ़ावा देखिए, और जो मैदानी एरिया में रहता है पहनावा ओढ़ावा देखिए, या फिर जो गांव घर में रहता है उसका पहनावा ओढ़ावा देखिए, और जो बड़े शहरों में रहता है उसका पहनावा ओढ़ावा देखिए। एक ही देश है फिर भी कितना चेंजिंग है। खाने पीने का देखिए, वो पिज्जा बर्गर से काम चला रहा है, आपको तो दाल चावल सब्जी चाहिए। उसका नाश्ता होता है, हम लोग का कलौवो होता है, कलौवो समझते हैं, भरपेट नाश्ता को कलौवो बोला जाता है। तो वो लोग को नाश्ता होता है, हम लोग का कलौवो होता है गांव में। तो वही बात है, समझे, जीवन यापन करते। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, जीवन भी कठिन हो जाता है, सब चीज के लिए संघर्ष। पर्वतीय क्षेत्र जंगली होता है, कब कोई जीव आ जाएगा और अटैक कर दे तो कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है, जद्दोजहद मैदान में ज़्यादा नहीं करना पड़ता, इसलिए तो जनसंख्या ज़्यादा है। मैदान में फसलें उगाना, घर बनाने या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होती है। मैदान में घर बनाना अच्छा है, आसान है कि पर्वत पे पिलर कैसे गाड़ेंगे, ढलान भी उठान भी, कहीं कहीं समतल जगह न है तो रूम कैसे बनाएंगे सर, साफ करना पड़ेगा, कठिन है। लेकिन समतल यहाँ पे क्या है, मैदान में यही समतल है, बना दो भाई, पिलर पे ढाल दो घर,
तो ये सब बात है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोग के रहन सहन के तरीके में कुछ अंतर होते हैं। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ आप अंतर देखे हैं। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देती है, बहुत विनाश कर देते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा। ये प्राकृतिक आपदाएं आते हैं क्या क्या? भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान, बाढ़, ये सब उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये सब क्या है भाई? ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं। इससे जीवन क्या हो जाता है? जीवन जीना कठिन हो जाता है, संघर्ष रूप में तब्दील हो जाता है कि जीवन उस समय झकझोर जाता है पूरा मानव जीवन को ना। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। अगर इससे बाढ़ से निपटने के लिए हमको पता होगा हम बच सकते हैं। तो वही बात है, जागरूकता फैलाइएगा तो इससे हम निपट सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं? हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों से लगा सकते हैं। आसपास देखेंगे, आसपास के क्षेत्र को देखिए कि मैदान से हमको क्या क्या लाभ मिल रहा है। घर बना रहे हैं, आसान तरीका से खेती कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं। तो ये सब चीज आप उसका आकलन कीजिएगा। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकान का निर्माण करना। जहाँ पे उपजाऊ भूमि, आजकल तो अजबे खेला हो गया है, जहाँ जहाँ उपजाऊ भूमि है, ये सब जो आजकल का बिल्डर जो आया है ना, अपने आप को बोलेगा क्या, हम बड़का वो है, क्या बोलते हैं, जमीन का खरीद बिक्री करवाता है दलाल, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर्टी डीलर अपने आप को बोलेगा ना। वो क्या करता है, जहाँ पे खेती योग्य भूमि है उसका गलत तरीका से दाम कुछ में खरीदता है और प्लॉटिंग कर देता है। तो उसका दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं? झूठ मूठ का एकदम सड़क के किनारे आपको जमीन दिलवा देंगे। ये सब हवाबाजी बात हो रहा है और सबको मजा भी आ रहा है उसमें ना। सब घर से बाहर निकलना चाह रहा है। हम बोलना नहीं चाहते हैं इस टॉपिक पे, लेकिन थोड़ा बोल देते हैं। एक्चुअली पूरा परिवार में यहाँ घर पर्याप्त है, स्कूल यहाँ पे है, शहर में, नज़दीकी शहर में स्कूल है। यहाँ से 5-6 किलोमीटर का दूरी है। कितना भाई? 6 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पूरा परिवार है, दादा दादी, चाचा, बड़का अप्पा, सब कोई है। लेकिन नया नवा शादी हुआ है। शादी के बाद एक आध बच्चा हो गया, तो ये लोग चाहेगा कि यहाँ से यहाँ हम चले जाए, काहे में? बच्चा को पढ़ाने के लिए। एक्चुअली वो बच्चा को पढ़ाना तो हवाबाजी है, अपना स्वतंत्रता चाहता है वो, कि हम फ्री से घूम सकें। यहाँ पे भी घूम सकता है, लेकिन इसको यहाँ करने में शर्म आएगा। यहाँ मना कोई नहीं करने वाला है। एक आध लोग को बुरा लगेगा, लेकिन ये करेगा तो कोई मना नहीं करेगा। लेकिन ये लोग फ्री जाएगा, अकेले रहना चाहेगा, अकेले रहना पसंद करता है। इसके चलते ही तो ये सब देख रहे हैं ना, मदर्स डे, फादर्स डे जो आया है, यही कारण है कि अब एक दिन यहाँ पे रोज रहेगा तो मदर्स डे, फादर्स डे मनाने यहाँ पहुंचेगा कि नहीं? अरे हम लोग मम्मी के पापा के साथ रोज रहते हैं, डांट बोली खाते रहते हैं। हमारा तो मदर्स डे, फादर्स डे डेली होता है। तो ये सब आदमी मदर फादर के लिए जो स्टेटस लगाएगा, ये सबसे कचड़ा व्यक्ति होता है, समझे? ये कचड़ा कैसे होता है बता देते हैं। मम्मी कैसे रह रही है बेचारी बूढ़ी, वो घर में बेचारी अकेले रहती है। हम बहुत सारे घर, हमारे गांव में, हमारे शहर में हम देखें, आस पड़ोस में आप भी देख सकते हैं कि बेचारी यहाँ पे जद्दोजहद करके रहती है, खुद से खाना बनाती है बूढ़ी होते हुए भी। और बेटवा कहाँ पे भाई? बाहर में नौकरी नहीं कर रहा है, नौकरी बेटवा कहीं और कर रहा है, लेकिन उसकी वाइफ कहाँ है? बच्चा को पढ़ाने के लिए लोकल मार्केट में। इसमें आप कहाँ तक सहमत हो पता नहीं। ये नहीं कि यहाँ से गाड़ी नहीं जाता, रोजे गांव से जितना बच्चा पढ़ता है, कुछ गांव में भी स्कूल है, यहाँ तो पढ़वे करता है। और जो प्राइवेट में पढ़ाता है, अच्छे स्कूल में, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता है, यहाँ से गाड़ी भी जाता है, रोज एक गाड़ी भी जाती है, जो स्कूल वैन है, स्कूल वैन भी जाती है। लेकिन ये खुद लोग वहाँ जाके रहता है, क्योंकि क्या करने के लिए तो आप खुद सोच सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा, जिसको जिस आधार पे समझ आए, समझे? तो ये सब बात है। आसपास के क्षेत्र में लगा सकते, प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीकों से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा
कूड़ा जो करकट कूड़ा कचरा होता है, कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं। कूड़ा लिए अब पानी में फेंक दिए। बड़ी बड़ी नदी जो है, नदी गंगा नदी है जो लखनऊ टोटल कचरा कहाँ पे? गंगा नदी में। पटना टोटल कचरा कहाँ पे? गंगा नदी में। जितना भी गंगा नदी के सहारे शहर है, बड़ी बड़ी शहर, उसका सारा कचरा कहाँ पे? गंगा नदी में। या फिर गंगे नदी नहीं, भारत में जितनी भी नदी है उसका बड़ा शहर जो भी है शहर, उसका सारा कचरा कहाँ पे? नदी में प्रवाहित हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? जल दूषित हो रहा है, तो फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। किन्हें? पानी को। हमें प्राकृतिक के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। हम प्राकृतिक हमको वरदान दिया है नदी कि पानी का वाटर लेवल लगभग समान रहे और पानी क्या रहे भाई? पानी स्वच्छ रहे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? पानी को गलत तरीका से यूज करते हैं। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है। ये जो भूमि है, बोलते हैं 5 लाख रुपया बीघा, 10 लाख रुपया बीघा खरीदे हैं, 50 लाख रुपया बीघा खरीदे हैं, ये आप ही के लिए नहीं है, ये आपका भूमि नहीं है। इस भूमि पे, इस धरती पे जो जन्म लिया है, जितना भी जीव, मनुष्य ही नहीं, जितना भी जीव जन्म लिया है, सबको उस जमीन पे हक है। समझे? इसलिए ये जमीन सिर्फ आप ही के उपयोग के लिए नहीं है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। समझे? हम ऐसा भूमि का उपयोग करें कि हमारा भी विकास हो और आने वाला पीढ़ी का भी विकास हो। ये नहीं कि हम अपने विकास में मदमस्त हैं, खाद पे खाद छीट रहे हैं, पानी खेत सब खराब हो गया, सब कुछ खराब हो गया, और हम खेती करते जा रहे हैं, मिर्चा गेहूँ सब कुछ उपजाते जा रहे हैं। उपजाना गलत बात नहीं है, उपजाइए, लेकिन उतने उपजाइए जितना खेत भी कमजोर नहीं हो, उतने उपजाइए। ये नहीं कि एक से एक उर्वरक उपजा रहे हैं और खेती खराब हो गया, मिट्टी खराब हो गया। समझे? तो ये रासायनिक छिड़काव मत कीजिए। रासायनिक छिड़काव करने से देखते हैं आजकल का आदमियों सब कितना, मतलब जलवायु कितना परिवर्तन हो गया। देख रहे हैं कितना, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। इसका गर्मी का आधार एक ही नहीं है, जलवायु भी वार्म हो गई है, गर्म हो गई है। समझे? तो ये सब बात है। तो ये टॉपिक पूरा कर लगभग कंप्लीट हो गया। इसके अभ्यास प्रश्न को भी समझ लेंगे हम लोग एक वीडियो में। सारा अभ्यास प्रश्न टोटल कंप्लीट करवाएंगे, उसके लिए अलग प्ले लिस्ट है। 3-4 टॉपिक का अभ्यास प्रश्न को करवा दिए हैं हम, सारा करवा देंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा देश भारत, इसको समझेंगे, फिर देखेंगे। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत। और क्या बोले, नीचे लाल लिखा होगा, लाल कलर में सब्सक्राइब ना जी, उसको आप क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब हो जाएगा, दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पसंद आए तो। अगर पसंद नहीं आया हो तो कहाँ पसंद नहीं आया उसका कमेंट कीजिए, हम उसमें सुधार करेंगे। आप ही के लिए तो हम हैं, आप हैं तो हम हैं, वरना हम कहाँ हैं ना। अच्छा शायरी बन गया ना, आप हैं तो हम हैं ना जी, वरना हम कहाँ हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी क्लास में। बाय बाय।